Good morning, students. Today we are going to complete the remaining portion of chapter number 2, Migration. In today's session, we will discuss about the spatial variation, causes and consequences. Before we start, let's revise the previous session through some questions, and questions are based on this following diagram. Question number 1 is, which migration stream shows the highest number of migration, both male and female category? Question number 2, why does this migration stream show the highest migration in both the categories? Give one reason for each. Question number 3, why do female migrants dominate in all 4 streams of migration? Give 2 reasons. So you send your answers or discuss these questions in the Google Meet session at 10 a.m. Let's start today's session. First, we talk about the spatial variation in migration. जो स्पेशल वेरिएशन इन माइग्रेशन है उसमें हमें ये देखना है कि कौन से राज्य में माइग्रेंट्स जो हैं वो ज़्यादा पहुंचते हैं और किन राज्यों में माइग्रेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में बाहर की तरफ जाते हैं। तो ये 2 कैटेगरीज़ में हम डिवाइड करके इस स्पेशल वेरिएशन को, स्थानीय परिवर्तन को समझेंगे। तो द फर्स्ट है हमारे सामने स्टेट्स रिसीविंग हाई नंबर ऑफ इन माइग्रेंट्स। उनमें 4 स्टेट्स के नाम आपको ध्यान रखना है, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात एंड हरियाणा। यहाँ एक क्वेश्चन बनता है जो मैप वर्क में भी आप लोगों को दिया हुआ है, स्टेट्स विथ हाईएस्ट इन माइग्रेंट्स। फर्स्ट पोजीशन है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की लोकेशन देख लीजिए। और महाराष्ट्र में भी अगर हम देखें ग्रेटर मुंबई रिसीव्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ इन माइग्रेंट्स। सबसे ज़्यादा इन माइग्रेंट्स कहाँ मिलेंगे? ग्रेटर मुंबई में मिलेंगे। और दूसरी स्टेट विथ हाई आउट माइग्रेंट्स, उनमें 2 स्टेट हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार। उत्तर प्रदेश में आपको सबसे ज़्यादा आउट माइग्रेंट्स जो हैं वो मिलेंगे। लोग यहाँ से बाहर की तरफ जो हैं वो काम करने के लिए पहुँचते हैं, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र। इंडस्ट्रीज़ में वर्क करने के लिए महाराष्ट्र की तरफ जाएंगे। एग्रीकल्चर में वर्क करने के लिए वो कहाँ पहुँचेंगे? पंजाब, हरियाणा की तरफ पहुँचेंगे। तो 2 आउट माइग्रेंट्स स्टेट हैं और लार्जेस्ट आउट माइग्रेंट्स स्टेट आपका रहेगा उत्तर प्रदेश। तो ये दोनों क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। हाईएस्ट नंबर ऑफ इन माइग्रेंट्स इन महाराष्ट्र एंड हाईएस्ट नंबर ऑफ आउट माइग्रेंट्स इन उत्तर प्रदेश। 2 स्टेट आपको अच्छे से देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये पूछा जाता है, कजेज ऑफ माइग्रेशन। किन कारणों से माइग्रेशन होता है? माइग्रेशन के पीछे कौन कौन से फैक्टर्स वर्क करते हैं? तो जो फैक्टर्स हैं उनको 2 कैटेगरीज में हम डिफ़ाइन करते हैं। फर्स्ट हैं पुश फैक्टर्स एंड सेकंड है पुल फैक्टर्स। पुश फैक्टर्स मीन्स जो डिस्ट्रैक्ट करता है, लोगों को किसी प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने के लिए पुश करने का काम करते हैं। वहाँ फैसिलिटीज़ जो हैं वो उतनी अच्छी नहीं मिल पाती, तो लोग दूसरे प्लेस पर जा कर के रहना पसंद करते हैं, वहाँ काम करना पसंद करते हैं। तो ऐसे फैक्टर्स कौन कौन से हैं अगर हम बात करें तो फर्स्ट हैं नेचुरल डिज़ास्टर लाइक फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोनिक स्टॉर्म्स, अर्थक्वेक्स, सुनामी एट्सेट्रा। नेचुरल डिज़ास्टर जहाँ भी आएगा लोग माइग्रेट होंगे। आज जैसे हम बात करें जहाँ भी फ्लड कंडीशन बनी है, जैसे कि आप बात करेंगे केदारनाथ घाटी जहाँ पे फ्लड कंडीशन बनी थी, तो कितना बड़े लेवल पर माइग्रेशन हुआ होगा। वहाँ पर उस घाटी के एरिया में रहने वाले लोग जो हैं वो दूसरे क्षेत्रों में गए और वहाँ पर रहना उन्होंने शुरू कर दिया। ऐसे बिहार में कोसी नदी के चारों तरफ कोसी नदी के दोनों तरफ वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर भी हमें
आउट माइग्रेशन जो है वो ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ ये पुश फैक्टर जो है वो वर्क कर जाता है। राजस्थान में ड्रॉट कंडीशन की वजह से लोग मूव करते हैं, चाहे वो सीजनल माइग्रेशन हो, जैसे मारवाड़ी चरवा है। अब गर्मियों में वो क्या करेंगे, जब वहाँ पर रेगिस्तान में घास नहीं होती तो वो अपने पशुओं को लेकर के कहाँ पहुँचते हैं, मेवाड़ मतलब उदयपुर चित्तौड़गढ़ की तरफ पहुँचते हैं, मध्य प्रदेश की तरफ आते हैं। और जब समर जो है, समर सीज़न ख़त्म हो जाती है, उसके बाद में वो वापस अपने एरिया में चले जाते हैं। तो ड्रॉट कंडीशन वाले एरिया जो है वहाँ पर भी हमें माइग्रेशन में ये पुश फैक्टर का काम करता हुआ दिखाई देता है। साइक्लोन्स आते हैं, अभी जैसे हमारे यहाँ पर एम्फान आया था, तो चाहे हम लोगों ने टेम्पररी लोगों को मूव करवाया था कोस्टल एरिया से, लेकिन हमने वहाँ से माइग्रेशन तो करवाया ना, तो माइग्रेशन के लिए ये भी फैक्टर जो है वो वर्क कर जाता है। अर्थक्वेक की बात करें तो जो एरिया अर्थक्वेक प्रोन है वहाँ पर हम लोगों को माइग्रेशन के ट्रेंड ज़्यादा दिखाई देंगे। सुनामी चेन्नई वाले रीजन और तमिलनाडु वाले रीजन में जब सुनामी आई थी तो बहुत बड़े लेवल पर माइग्रेशन जो है वो हमें देखने को मिला था। सेकंड फैक्टर है पॉलिटिकल लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स लाइक वॉर रियोट्स। वॉर कंडीशन में भी माइग्रेशन जैसी स्थिति बनती हैं। आज हम अगर बात करें 1947 पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, और उसी की वजह से बहुत बड़े लेवल पर माइग्रेशन हुआ। यहाँ से लोग पाकिस्तान की तरफ गए, पाकिस्तान से लोग यहाँ पहुँचे। उसके अलावा अभी हम लोग देख रहे हैं तिब्बत से माइग्रेंट्स जो हैं वो इंडिया की तरफ आए, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम जो हैं वहाँ पर सही तरीके से नहीं रह सकते। तो तिब्बती गवर्नमेंट हमारे यहाँ पर धर्मशाला में आज भी चलती है। वो किस लिए चलती हैं, क्योंकि वो वहाँ से माइग्रेट होकर के यहाँ आ गए और उनको यहाँ पर ज़्यादा सूटेबल कंडीशन लगी। तो पॉलिटिकल फैक्टर्स भी वर्क करते हैं किसी एरिया में माइग्रेशन को इम्पेक्ट करने में। थर्ड है पुवर्टी, लेक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ये तीन फैक्टर हम लोगों ने समझ ही लिए हैं इस कोरोना पीरियड में। पुवर्टी की वजह से लोगों ने अपने अपने गाँव में जाना शुरू कर दिया था, क्योंकि जहाँ वो काम करते थे वहाँ पर उन लोगों को पैसा मिलना बंद हो गया था, उनको खाने पीने की समस्या होने लगी, दिक्कत होने लगी, तो लोग वहाँ गए। लेक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल नहीं होगा तो लोग मूव करेंगे एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। आज रूरल टू अर्बन माइग्रेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि सिटीज़ में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी विलेजेस की कंपैरेटिवली बहुत अच्छी हैं। इसी वजह से यहाँ पर हमें क्या मिलता है, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन जो है वो हमें दिखाई दे जाता है। लोग गाँव से शहरों की तरफ जाते हैं और सिटीज़ बड़ी होती जाती हैं, तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी है और गांव में वही पुश फैक्टर का काम कर रहा है कि लेक ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, इस वजह से लोग वहाँ से सिटीज़ की तरफ जाते हैं। 4 हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड, एक ये भी दिक्कत है। आज हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो पॉपुलेशन डेंसिटी 370 के आसपास है इंडिया की, और बहुत सारे, अब जैसे बिहार की बात करें तो बिहार में 1000 से भी ऊपर आपको पॉपुलेशन डेंसिटी मिलेगी। तो लैंड के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। हाई पॉपुलेशन प्रेशर होने की वजह से हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर लोग मूव कर जाते हैं और दूसरे एरिया में जाना पसंद करते हैं। इसीलिए तो उत्तर प्रदेश बिहार से लोग बाहर की तरफ जाते हैं, क्योंकि वहाँ की लैंड के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट, लेक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ लाइक हेल्थ केयर एजुकेशन। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जिन एरिया में हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होगी, एजुकेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होगी, वहाँ से लोग माइग्रेट होना पसंद करेंगे और दूसरे एरिया की तरफ जाएंगे। अब ये तो हो गए पुश फैक्टर्स। पुश फैक्टर्स मीन्स ऐसे फैक्टर जो किसी भी जगह को छोड़ने के लिए वर्क करते हैं किसी पर्सन के लिए, कि ये पर्सन यहाँ से छोड़ के दूसरी जगह चला जाए। लेकिन
जो पुल फैक्टर हैं वो अट्रैक्ट करने वाले फैक्टर हैं, किसी एरिया की तरफ अट्रैक्ट करने वाले ऐसे फैक्टर जो माइग्रेशन को इम्पैक्ट कर रहे हैं। जैसे हम लोग बात करें पुल फैक्टर्स में, फर्स्ट हैं बेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन। अगर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिलेगी तो लोग वहाँ पर माइग्रेट होना शुरू करेंगे। जैसे कि आज दिल्ली में अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं तो लोग वहाँ जाना पसंद करते हैं, वहाँ पर रहना पसंद करते हैं कि एजुकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी हैं। तो एजुकेशन फैसिलिटीज़ भी एक पुल फैक्टर हैं। बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़, जहाँ अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वहाँ पर भी लोग जाना पसंद करेंगे। सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, जहाँ पर ये सुविधाएं हैं, एंटरटेनमेंट के सोर्स बड़े अच्छे हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ है, वहाँ पर लोग जाना पसंद करेंगे। एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट है, जिन एरिया में एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पर लोग जाएंगे। अब ये जितने भी रीज़न्स हमने देखे हैं लास्ट वाली स्लाइड में, पुश फैक्टर्स एंड पुल फैक्टर्स, इनको अगर कंपेयर करें तो इस डायग्राम से हमें पता चलेगा कि मेल माइग्रेशन जो है वो सबसे ज़्यादा वर्क और एम्प्लॉयमेंट के लिए होता है। हमेशा पुरुष जो है वो मैक्सिमम किसके लिए माइग्रेट होगा, वर्क या एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ के लिए। उसके बाद अगर 16% की बात की जाए तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अदर फैक्टर्स यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। 25% में हम लोग देखते हैं मूव्स विथ हाउस होल्ड, पूरे परिवार के साथ मूव विथ हाउस होल्ड्स, पूरे परिवार के साथ वहाँ से मूव करेंगे। तो मेन फैक्टर जो मेल माइग्रेशन का है वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मेल माइग्रेशन ओनली एंड ओनली फॉर वर्क और एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी के लिए होता है। लेकिन रीजंस फॉर फीमेल माइग्रेशन की बात करें देन 65% फीमेल माइग्रेशन इज़ डिपेंड ऑन मैरिज की वजह से आपको क्या मिलेगा, फीमेल माइग्रेशन जो है वो मिलेगा। लेकिन यहाँ पर वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट देखा जाए तो ओनली एंड ओनली 3% गर्ल्स जो हैं, फीमेल्स जो हैं, उनका माइग्रेशन होता है। तो मेल एंड फीमेल माइग्रेशन के पीछे दो फैक्टर वर्क करते हैं। फर्स्ट कि मेल माइग्रेशन ओनली एंड ओनली फॉर एम्प्लॉयमेंट के लिए होगा, और फीमेल माइग्रेशन में यही मैरिज के रेफरेंस में हो जाता है कि गर्ल्स का माइग्रेशन केवल और केवल किस लिए हो रहा है, मैरिज की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट, कंसिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन। जब माइग्रेशन होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में तो वहाँ पर हमें क्या परिणाम देखने को मिलते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। अब इन कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस है इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। अब इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। किसी एरिया में लोग अगर पहुँचेंगे या वहाँ से लोग जाएंगे तो उसके सकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं और नकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं। तो कौन कौन से पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं वो देखते हैं। रेमिटेंसेस आर इम्पोर्टेंट फॉर द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे बिहार से कोई पर्सन महाराष्ट्र गया तो वहाँ से जो भी पैसा है वो बिहार की तरफ भेजेगा, तो उस स्टेट के लिए इम्पोर्टेंट हो गया। यहाँ से इंडिया से कोई पर्सन अरेबियन कंट्री की तरफ गया तो अरेबियन कंट्री से इंडिया में वो जब पैसे भेजेगा तो इंडिया की इकोनॉमी जो है वो पावरफुल होगी। तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिकली ये स्ट्रेंथन करता है किसी भी कंट्री को माइग्रेशन। दूसरा, ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज सक्सेस बिकॉज ऑफ द माइग्रेंट्स। आज पंजाब और हरियाणा में ग्रीन रिवॉल्यूशन क्यों सक्सेसफुल हुआ, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न जो है वो ये है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश और बिहार से माइग्रेंट्स पहुँचे थे और उन्होंने वहाँ पर वर्क किया था। दूसरी चीज़ें अगर हम लोग कहें ग्रीन रिवॉल्यूशन के पीछे, तो जितने भी थॉट्स थे वो थॉट्स दूसरी कंट्रीज से जो वो यहाँ पर पहुँचे और इसकी वजह से भी हम लोग देखते हैं कि हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिले, हमारा प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया। लेकिन कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। ओवर क्राउडिंग ड्यू टू अनरेगुलेटेड माइग्रेशन, ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम हो जाती है जहाँ भी माइग्रेशन। आज
ग्रेटर मुंबई की बात करें, यहाँ पर ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम है। दिल्ली के बहुत सारे एरियाज़ में ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम हम लोगों को देखने को मिल जाती हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट में हम लोग बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ अनहाइजेनिक स्लम्स इन इंडस्ट्रियली डेवलप्ड स्टेट्स। सबसे इम्पोर्टेंट धारावी। धारावी एशियाज़ लार्जेस्ट स्लम है, वो कहाँ है? मुंबई में है। और इसी धारावी में लोग जो माइग्रेट होकर के पहुँच रहे हैं वो वहाँ रहते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं वो उतना अच्छे से नहीं मिल पाती है। हेल्थ एंड हाइजीन फैसिलिटीज़ जो हैं वो अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाती। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमको देखने को मिलते हैं। दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस हैं डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस। डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं। अगर पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो फर्स्ट है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन विद इन द कंट्री। पॉपुलेशन का पुनर्वितरण जो है वो हो जाता है, मतलब जिन एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ से पॉपुलेशन उन एरिया में पहुँचेगी जहाँ पे कम है, जहाँ पे रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर कम है, तो पॉपुलेशन का रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमें देखने को मिलता है। आज उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, लोग वहाँ से दूसरे एरिया में माइग्रेट होते हैं, तो पॉपुलेशन एक तरीके से उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो इंडिया के दूसरे एरिया में जाकर के रह रही है। दूसरा, द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इज़ डिपेंडेंट ऑन रूरल अर्बन माइग्रेशन। अर्बनाइजेशन मीन्स कन्वर्जन ऑफ रूरल एरिया इनटू सिटी एरिया। तो अर्बनाइजेशन की प्रोसेस भी तभी होगी जब लोग जो हैं वो किसी पर्टिकुलर एरिया में आएंगे और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में वर्क करना शुरू कर देंगे। तो अर्बनाइजेशन की प्रोसेस आज मुंबई और दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, यहाँ पर आज अर्बनाइजेशन बहुत बड़े लेवल पर हो चुका है। वो मेट्रो सिटीज़, मेगा सिटीज़ में कन्वर्ट हो चुकी है। वो क्यों हुई है? वो रूरल अर्बन माइग्रेशन की वजह से हुई है। लोग गाँव से वहाँ पर काम करने के लिए जाते हैं और इस वजह से वहाँ पर शहरीकरण होता जा रहा है। अब इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। इम्बैलेंसेस इन डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर में इम्बैलेंस होता है। डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर मीन्स एज सेक्स रेशियो जो हैं उसमें आपको चेंजेस जो हैं वो देखने को मिल जाएगा। यही इम्बैलेंसेस हमें रूरल एरिया में दिखाई देगा। अब जैसे मेल डोमिनेंट माइग्रेशन, हमने अभी लास्ट वाली स्लाइड में देखा कि मेल डोमिनेंट माइग्रेशन है। अब मेल डोमिनेंट माइग्रेशन होने की वजह से क्या होगा, रूरल एरिया में जो सेक्स रेशियो है उसमें चेंज आ जाएगा। दूसरा, एज एंड सेक्स कंपोजिशन इज सीरियसली अफेक्टेड इन स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ईस्टर्न महाराष्ट्र ड्यू टू माइग्रेशन। होता ही है जहाँ पर माइग्रेशन हो रहा है, और अगर फिक्स जेंडर का ही यहाँ पर माइग्रेशन हो रहा है तो उस पर्टिकुलर एरिया में हम लोगों को इम्बैलेंस जो है वो देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट, सोशल कंसिक्वेंसेस। सोशल कंसिक्वेंसेस भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं। पॉजिटिव की बात करें, माइग्रेंट्स डिफ्यूज़ न्यू आइडियाज़ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फैमिली प्लानिंग, गर्ल्स एजुकेशन एट्सेट्रा फॉर वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब कोई माइग्रेंट है और वो अच्छी योग्यता रखता है हर चीज़ में, तो वो जब किसी नए एरिया में जाएगा तो वहाँ पर भी अपने आइडियाज़ जो है वो फैलाएगा, उनको देगा, और उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पर बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। जैसे कि टेक्नोलॉजी और साइंस का डेवलपमेंट हम लोगों को उस एरिया में देखने को मिलेगा। फैमिली प्लानिंग जो है वो देखने को मिलेगी, गर्ल्स एजुकेशन देखने को मिलेगी। तो ये इसी वजह से। सेकंड है, पीपल आल्सो ब्रिंग डिफरेंट कल्चर्स विद देम विच हेल्प टू ब्रेक द नैरो कंसिडरेशन एंड ब्रॉडन अप द मेंटल हॉरिजन ऑफ पीपल। डिफरेंट कल्चर से लोग जब मिलते हैं तो नए नए थॉट्स लेकर के आते हैं, और जब उनके थॉट्स किसी पर्टिकुलर एरिया में जाएंगे और मान लिया उस पर्टिकुलर एरिया में उन थॉट्स ने काम करना शुरू किया, तो जितनी भी पुरानी ट्रेडिशंस है वो हटना शुरू हो जाएगी। कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं।
एनोनिमिटी इंक्रीजेज एंड क्रिएट्स सोशल वैक्यूम एंड फीलिंग ऑफ इजेक्शन। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, एनोनिमिटी इंक्रीज हो जाती हैं एंड दिस फीलिंग अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन एंटी सोशल एक्टिविटीज़ सच एज क्राइम, ड्रग एब्यूज़, थेफ्ट। हम लोगों को सिटीज़ में ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, यहाँ पर क्राइम प्रॉब्लम ज़्यादा है, ड्रग एब्यूज़ भी हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं और थेफ्ट भी देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल इश्यूज़। देखिए एनवायरनमेंट के ऊपर हमेशा माइग्रेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट ही आएंगे और वो नेगेटिव इम्पैक्ट है, फर्स्ट लार्ज स्केल रूरल अर्बन माइग्रेशन लीड्स टू प्रेशर ओवर क्राउडिंग इन द सिटीज़ एंड पुट्स ट्रिमेंडियस प्रेशर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के ऊपर प्रेशर जो है वो आ जाता है जब रूरल अर्बन माइग्रेशन होगा, क्योंकि अर्बन एरिया में तो लिमिटेड फैसिलिटीज़ हैं। अब रूरल एरिया से अगर बहुत बड़े लेवल पर माइग्रेशन होता है तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर प्रेशर आएगा। सेकंड, इट ऑल्सो रिजल्ट्स इन अनप्लान्ड एंड हैप्जार्ड ग्रोथ ऑफ सिटीज़ इन विच स्लम एंड शैंटी कॉलोनीज़ आर वेरी कॉमन। आज हर सिटीज़ में हमें इस तरीके की सिचुएशन देखने को मिलती है कि कहीं बाहर की तरफ स्लम्स बने हुए हैं, लोग अनहाइजीनिक कंडीशन में रह रहे हैं। तो वो किस वजह से हुआ है? वो माइग्रेशन की वजह से हुआ है। Overcrowding is also related to over-exploitation of natural resources, and cities are facing serious problem of water shortage, air and water pollution, problem of sewage disposal and management of solid waste. वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम हो जाती हैं। दूसरा, पोल्यूशन व्हीकल्स बढ़ने की वजह से एयर एंड वाटर पोल्यूशन हो जाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से भी यहाँ पर एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम रहती हैं। सीवेज डिस्पोजल हमेशा हर सिटीज़ में देखने को मिलता है, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पाता एंड सॉलिड वेस्ट जितना भी है उसको भी हम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। तो ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, अदर कॉन्सिक्वेंसेस। फर्स्ट है when male migrants leave their wives in rural area, this puts extra physical and mental pressure on women. होता ही है जब रूरल एरिया से कोई मेल डोमिनेंट माइग्रेशन हो रहा है तो उस फैमिली की सारी जिम्मेदारी, जो गांव में रह रहा है उस फैमिली की सारी जिम्मेदारी वुमेंस के ऊपर आ जाती हैं। तो उसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर और प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, migration of women for education and employment gives them more freedom. On other hand, it also adds in vulnerability. अगर वुमेन माइग्रेशन होता है एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के लिए तो वो उन्हें फ्रीडम ही देगा और उनकी सोच का दायरा जो है एक तरीके से बढ़ेगा। तो फीमेल माइग्रेशन भी उसी तरीके से होना चाहिए जैसे मेल माइग्रेशन हो, तो उससे ये नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अगर माइग्रेशन में मेल डोमिनेंसी ही रहेगी तो हमें उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा जितना दोनों का बराबर माइग्रेशन लेवल बना रहे। ओके, थैंक यू। आप लोग इस सारे पोर्शन को अच्छे से देख लीजिए। मेन आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन पर एंड उसके अलावा स्पेशल वेरिएशन में आपको मैप वर्क के लिए अच्छे से ध्यान रखना है किस स्टेट में ज़्यादा है किस स्टेट में कम है। एंड कजेज ऑफ माइग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पुश एंड पुल फैक्टर्स को अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट वीक इसी बुक से, चैप्टर नंबर 3।